तो हम कर रहे थे कंसेप्ट ऑफ लेयर, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, पता होना चाहिए क्या क्या लेयर्स कैसे काम करती हैं। तो हमें इतना पता है कि अ, हमने जो थ्योरी का मॉडल था उसका नाम क्या है, बताओ कौन सा थ्योरी का मॉडल है, कौन सा प्रैक्टिकल है? थ्योरी का कौन सा मॉडल और प्रैक्टिकल का कौन सा मॉडल यूज करते हैं? और थ्योरी का ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल में 7 लेयर्स होती हैं, टीसीपीआईपी में सिर्फ मेन 4 लेयर्स होती हैं। ठीक है, तो पहला फिजिकल लेयर है, पता है क्या है? सबसे बॉटम लेयर है जो डेटा बिट्स को ट्रांसफर करती हैं। अगला क्या है? इसमें कौन कौन से प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं? इथरनेट का प्रोटोकॉल होता है, वाईफाई का, ब्लूटूथ, यूएसबी का प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं। इसमें एक चीज लिख लो, अभी कॉपी पेन है ना? ठीक है, तो इसमें कंसेप्ट होता है पीओई का। इसको हम इसकी फुल फॉर्म है पावर ऑन इथरनेट। क्या होता है कि कभी कभी जैसे कैमरा है, समझे? सीसीटीवी कैमरा लगते हैं ना, तो कुछ कैमरों में वो भी नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं ना, तभी हमें एक टीवी स्क्रीन दिखता है नहीं? तो अब क्या होता है, कुछ कैमरास होते हैं उनमें पावर के लिए अलग केबल होती है, और जो नेटवर्क के लिए केबल होती है वो अलग होती है। ठीक है, तो पावर पावर ऑन इथरनेट केबल एक ऐसी टेक्निक है जिसमें सिर्फ एक केबल लगेगी कैमरा के साथ, और वो उसको पावर भी देगा और उससे वो डेटा भी लेगा, समझे? जैसे आप यूएसबी कनेक्ट करते हो अपने लैपटॉप से और फोन को, है ना, चार्जर को, केबल होती है ना यूएसबी केबल की, तो आपका फोन चार्ज भी स्टार्ट हो जाता है और आप अपना डेटा भी शेयर कर सकते हो फोन और लैपटॉप में, है ना? तो इसको हम बोलते हैं पावर ऑन इथरनेट, समझ आई? अगला डेटा लिंक लेयर। इसमें क्या होता है, ये सेकंड लेयर है, नीचे से अगर देखें, और इसमें नोड टू नोड डिलीवरी होती है। इसमें दो टाइप्स हैं, एक मिनट। इसमें दो टाइप्स होते हैं, अ, एक होता है मैक, एक होता है एलएलसी, और एक दूसरा होता है मैक। ठीक है, तो डेटा लिंक लेयर में भी हमारी क्या होती है, जो डेटा की चेकिंग होती है कि जो हमारा डेटा हमने भेजा है और जो रिसीवर उसने रिसीव किया, वो डेटा सही उसी तरह ही है जो सेंडर ने सेंड किया था डेटा, या नहीं। तो उसके लिए हमारे पास अलग अलग मेथड होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, चेकसम, सीआरसी, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, पैरिटी चेकर होता है, ऐसे ऐसे कंसेप्ट है। बाकी डेटा लिंक लेयर को हम दो सब लेयर में बांट सकते हैं, लॉजिकल लिंक लेयर में और मैक में। लॉजिकल लिंक लेयर क्या करता है, जो सभी चेकिंग होती है डेटा की, वो लॉजिकल लिंक कंट्रोल से ही होती है। और मैक एड्रेस क्या है, जैसे जो उसको हम बोलते हैं फिजिकल एड्रेस, लगा पता? और हर कंप्यूटर, हर डिवाइस का अपना यूनिक यूनिक मतलब कि एक लौता नंबर होता है, मैक एड्रेस, वो कोई चेंज नहीं होता। जो कंपनी लैपटॉप वगैरह बनाती है, डिवाइसेस बनाती हैं, वो उस अपने उन डिवाइसेस को एक मैक नंबर देती है। तो डेटा लिंक लेयर में कैसे, देखो अब देखो, डेटा लिंक लेयर क्या करती है, फ्रेम्स को ट्रांसफर करती है। जब हमारे पास पैकेट आ गया ना, है ना, ऊपर नेटवर्क लेयर हम पैकेट भेजता है, और पैकेट हम क्या करते हैं, सोर्स मैक एड्रेस निकालते हैं, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है जो रिसीवर का, जिसमें जाएगा डेटा, उसका मैक एड्रेस होता है। ये कैसे निकालते हैं, एक टेक्निक होती है, उसको हम बोलते हैं एआरपी। आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस से कन्वर्ट करने के लिए टेक्निक यूज होती है। और एक और इसमें हम चीज जोड़ दो, उसको बोलते हैं ट्रेलर। ये एक एक्स्ट्रा डेटा होता है यूज बाय रिसीवर टू चेक दैट डेटा ठीक है या नहीं है। बाकी आप पढ़ लेना, ये समझाया था पिछली बार। और हेक्साडेसिमल की मैंने पीपीटी डाली कि हेक्साडेसिमल क्या होते हैं, मैंने आपको जैसे बताया। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। हाँ जी, हाँ जी, रिकॉर्ड हो रही है। तो अगला है इसमें डेटा लिंक लेयर में, जिसमें पिछली बार बताया था कि ये क्या होता है, एड्रेस होता है। एड्रेस कैसे, आपका आधार कार्ड का नंबर होता है ना, तो आधार कार्ड में आपके 12 नंबर होते हैं। ठीक है, तो 12 जितने नंबर होते हैं उसका एक कोई नंबर होगा, है ना, वो आपका आधार कार्ड का नंबर होगा। उसी तरह मैक एड्रेस में आपके 12 नंबर होते हैं, हेक्साडेसिमल। अब डेसिमल मैंने आपको बताया था, डेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम वो होते हैं जो हम यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, 11 12 14।
हेक्साडेसिमल क्या होते हैं? हेक्साडेसिमल में हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 के बाद 10 लिखेंगे, 9 के बाद लिखेंगे हम ए बी सी डी ई एफ। एफ हो गया आपके 15वां नंबर डेसिमल में, और 16 को हम डेसिमल नंबर सिस्टम में हम 16 लिखते हैं, और हेक्साडेसिमल में हम उसको लिखते हैं 10। इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्यों करते हैं हेक्साडेसिमल भाई, क्यों जरूरत पड़ गई, हमने क्यों बनाया इसको? ये एक नंबर सिस्टम है जो 16 को लेकर चलता है, 0 से 9 और E to F टू रिप्रेजेंट नंबर अनलाइक डेसिमल नंबर सिस्टम विच यूजेस 10 सिंबल्स। ये जो है 16 नंबर, 16 अलग सिंबल्स। सिंबल्स कैसे हो गए? एक तो 0 से 9 तक 9 नंबर हो गए, 9 सिंबल्स हो गए, और A to F 6 ये सिंबल्स हो गए, ठीक है। तो सॉरी 10 सिंबल ये हो गए, 6 सिंबल ये हो गए, A to B है ना, एक सिंबल ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक एक सिंबल है हर एक। इसको आप काउंटिंग, इसको आप नंबर की तरह मत देखना, इसको एक सिंबल की तरह देखो। फिर ए बी सी डी ई और एफ। इसमें जो हर एक ये जो यूनिट है ये एक सिंबल है इसको। अब इन सिंबल्स के यूज करके हम एक हेक्साडेसिमल नंबर बनाते हैं। अब क्या है, जो मैक एड्रेस है वो 48 बिट का नंबर होता है। 48 बिट मतलब कि ये ऐसे समझ लो, ऐसे इसने बाइनरी नंबर लिखा होगा कोई 48 टाइम्स, 48 का एक लंबा सा नंबर होगा इसमें बाइनरी नंबर लिखा होगा। बाइनरी कैसे 0101 कुछ भी नंबर लिखा होगा, कंटिन्यू कर करके 48 ऐसे नंबर, इतना लंबा नंबर होगा मैक एड्रेस का, जो काफी लॉन्ग होगा। इसलिए हम हेक्साडेसिमल क्या करता है, ये हमें करता है, ये हमें अलाउ करता है कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन विद ईच 4 बिट ग्रुप। अब हेक्साडेसिमल का एक नंबर बाइनरी के 4 नंबर के बराबर होगा, ऐसे इतना समझ लेना आपस, ठीक है। तो अब 48 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो गया? 12, यानी आप इसे 12 हेक्साडेसिमल सिंबल लगेंगे और आपके 48 बिट बाइनरी नंबर आ जाएंगे एक जगह में। इसको आप पढ़ लेना, समझ आ जाएगा। ये देखो इसमें मैंने ये टेबल दिया हुआ, हेक्साडेसिमल वैल्यू है और डेसिमल रेंज। डेसिमल में आपकी जो सिंपल काउंटिंग होती है, आप सिंपल काउंटिंग करते हैं ना, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसमें लिखा 0 से लेके 15 तक हम काउंटिंग करते हैं ना, तो ये आपका 0 का नंबर हो गया हेक्साडेसिमल में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये देखो हम 10 हम 10 लिखते हैं ना इसमें डेसिमल में 10। आपका हेक्साडेसिमल वैल्यू क्या हो जाएगी? 08। ये आपका 10वां नंबर है हेक्साडेसिमल काउंटिंग में। 10वां, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14 और ये 15वां। अब 16 हम ऐसे लिखते हैं हेक्साडेसिमल में 10। लगा पता? अब डेटा लिंक लेयर में अब कुछ जो कंपनीज हैं उनको मैक एड्रेस लोकेट होते हैं। जब भी अपना वो डिवाइस बनाएंगे तो उसमें एक मैक एड्रेस जो होगा अपना उनका, जिससे हमें पता लग जाएगा कि कौन सी कंपनी का स्टार्टिंग वाला, ठीक है। अब आता है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर क्या करता है? आईपी देता है, आईपी एड्रेस डालता है हमारे जो डेटा होगा उसके साथ। इसमें राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं। इसके प्रोटोकॉल्स कौन कौन से? आईपी, आईसीएम, एआरपी, आरएआरपी, नेट। अब पहले आ गया आईपी, इसका एक लेक्चर होगा अलग से, वो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बताऊंगा। आईपी क्या है? is a set of rules that allows computer and other devices to communicate over the internet. It ensures that information sent from one device reaches the correct destination by using a unique set of numbers called IP addresses. जब भी हमारा कोई कंप्यूटर ऑनलाइन इंटरनेट से कनेक्ट होता है तो जो मेरा लैपटॉप है वो क्या होगा, उसके साथ उसको एक आईपी एड्रेस एलोकेट हुआ होगा, ठीक है। जो इसको हम और बोलते हैं, इसको बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस, क्योंकि एक लॉजिक से बनाया है, एक आपको लॉजिक से यूज करके आपको एक लैपटॉप या फिर एक एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस। और मैक एड्रेस को फिजिकल एड्रेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो हमेशा परमानेंट रहेगा।
लॉजिकल एड्रेस चेंज होता रहेगा। मैं अगर अपना नेट बंद कर दूं थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फिर ऑन करूं, फिर कनेक्ट करूं इंटरनेट से, तो मेरा जो एड्रेस होगा, आईपी एड्रेस, वो चेंज हो गया होगा। अगला आ गया आईपी प्रोटोकॉल। ये वैसे बताया था मैंने, इसमें आईपी क्या है? अब आईपी जो सीधा कनेक्ट करता है आपके, जिसको आपने डेटा भेजना है या जिससे आपने कनेक्ट करना है, तो उससे पहले वो एक क्या भेजता है, आईसीएमपी, जिसको बोलते हैं इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। अब क्योंकि आईपी की पूरी लेक्चर होगा तो उसमें आपको मैं सब कुछ पढ़ा दूंगा ये, ठीक है, टेंशन नहीं बात नहीं। अभी तो बाकी लेयर्स के जो प्रोटोकॉल वो देख लेते हैं। अगला है ट्रांसपोर्ट लेयर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये नेटवर्क लेयर और सेशन लेयर के बीच में होता है इन दी ओएसआई पैराडिम। पैराडिम का मतलब होता है पैटर्न इंग्लिश में। इसमें लिखा है द डेटा पैकेट्स मस्ट बी टेकन और सेंड टू द appropriate machine by the network layer. After that, the transport layer receives the packet and sort them and look for fault. Subsequently, it directs them to the session layer of the appropriate computer program. जैसे मैंने आपको बताया था कि डेटा हम इससे भेजते हैं, है ना, एप्लीकेशन लेयर से। ट्रांसपोर्ट लेयर के पास क्या पहुंचता है? सेगमेंट। सेगमेंट को वो किस में बनाता है? फ्रेम्स में। फ्रेम्स से बनता है पैकेट, पैकेट से बनता है बिट्स। अच्छा, अब लिखा है नाउ द प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड पैकेट्स आर यूज्ड बाय सेशन लेयर टू होल्ड द डेटा फॉर द एप्लीकेशन। The transport layer is responsible for end-to-end communication of data packets. It provides a number of important functions that are responsible for reliable, efficient, and organized data transfer between the host system और इसमें बेसिकली कुछ नहीं है। यही प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं कौन से मेन? टीसीपी, यूडीपी और एससीटीपी, ठीक है। इसमें तो ये बताता हूँ एससीटीपी, टीसीपी और यूडीपी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होता है? इसमें 3 वे हैंडशेक होता है, ये इंपॉर्टेंट है। जब भी आपका कंप्यूटर है, ये आप हो, यू वो भी सर्वर से उसमें कुछ डेटा या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, या तो यूट्यूब हो जाएगा मान लो, ठीक है, यूट्यूब एग्जाम्पल लेते हैं। तो इससे पहले क्या होगा? एक कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा? पहले क्लाइंट एक रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर को, ठीक है। सर्वर क्या करेगा? सर्वर एक भेजेगा एक्नॉलेजमेंट। एसीके का मतलब है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट मतलब कि हाँ मैं भेज रहा हूँ, मतलब मैं, आप मेरे को यूज कर सकते हो। एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट। और फिर आपका क्लाइंट क्या भेजेगा? एक और अपनी एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। अब क्या होगा? और माइक बंद कर दो प्लीज। एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, उससे क्या होगा? अब आपका क्लाइंट और सर्वर कनेक्ट हो चुका है। अब वो डेटा क्या करेंगे? ट्रांसफर एक दूसरे के साथ। इसको हम बोलते हैं टीसीपी 3 वे हैंडशेक, क्योंकि 3 बार इसने हाथ मिलाया है ना। पहले क्लाइंट ने क्या भेजा? एक सिंक्रोनाइज डेटा भेजा कि आप मेरे को आपसे डेटा लेना है। फिर सर्वर ने क्या किया? सर्वर ने रिप्लाई किया सिंक्रोनाइजेशन के साथ, एक्नॉलेजमेंट भेजी। फिर क्लाइंट ने बोला हाँ हाँ ठीक है, मेरे पास आपकी सिंक्रोनाइजेशन और एक्नॉलेजमेंट पहुंच गई। तो इसने सर्वर को बता दिया कि मैं रेडी हूँ। तो सर्वर ने बोला मैं रेडी हूँ। तो इन्होंने इसके बाद क्या करेंगे? डेटा ट्रांसफर करेंगे। कुछ अगर डेटा, वो आपकी वीडियो हो सकती है, कुछ पैराग्राफ, आप डेटा, वेबसाइट हो सकती है, लगा पता। एसी का मतलब है एक्नॉलेजमेंट।
शॉर्ट फॉर्म में। ACK का मतलब है एक्नॉलेजमेंट, और SYN का मतलब है सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन लिख सकते हो या फिर रिक्वेस्ट लिख सकते हो, रिक्वेस्ट दिए है ना। सिंक्रोनाइजेशन, ये एक देखो, ये एक और डायग्राम है इसकी। क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी सर्वर को, सर्वर ने उसको रिप्लाई किया और एक्नॉलेज किया कि हाँ भाई मेरे पास तेरा डेटा, तूने मेरे को रिक्वेस्ट भेजी थी, मेरे को रिक्वेस्ट मिल गई तेरी, चलो अब हम डेटा शेयर करते हैं। तो क्लाइंट ने एक और एक्नॉलेजमेंट भेजी सर्वर को कि हाँ ठीक है, हमने रेडी है, आप भेजो मेरे को डेटा। तो अब सर्वर क्या करेगा उसके बाद, कि अपना डेटा भेजेगा उसको, डेटा। अब ट्रांसपोर्ट लेयर में प्रोटोकॉल्स आ गए। एवरी एप्लीकेशन एट द एप्लीकेशन लेयर इज कैपेबल ऑफ सेंडिंग मैसेज वाया TCP UDP। अब क्या है, एप्लीकेशन से क्या समझते हो, जैसे यूट्यूब हो गया, ये एक एप्लीकेशन है ना, यूट्यूब। जैसे गूगल मीट यूज कर रहा हूं मैं, है ना, गूगल मीट। और एक हो गया यूट्यूब, ऐसे अभी गूगल मीट हो गया, और कौन सा हो गया, और व्हाट्सएप हो गया। ये क्या है, एप्लीकेशन है, एप्स हैं। तो ये जब ये एप्स बनते हैं ना, तो इनके अंदर प्रोग्रामिंग होती है ऐसी कि ये चाहे तो यूडीपी यूज कर सकते हैं या फिर टीसीपी यूज कर सकते हैं। इनके पास ऑप्शन होती है, या तो टीसीपी यूज कर लें या फिर यूडीपी यूज कर लें। इसलिए इसमें लिखा है एवरी एप्लीकेशन, हर एक एप्लीकेशन जो एप्लीकेशन लेयर में है, जिस मतलब जो यूजर इंटरफेस है, वो उसके पास एक ताकत होती है कि वो अपना डेटा जो है या तो टीसीपी से भेज सकता है या यूडीपी से भेज सकता है। लगा पता, आइदर ऑफ दी। फास्ट है, फास्ट है, यूडीपी फास्ट है, और उसमें हम जैसे वीडियो कॉल या फिर लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। हम बता रहा हूँ। तो जो एप्लीकेशन है जो हम यूज करते हैं एप्स, उनके पास चॉइस होती है, या तो टीसीपी से अपना डेटा भेजें या यूडीपी से डेटा भेज सकते हैं। टू द इंटरनेट प्रोटोकॉल ऑन द इंटरनेट लेयर will then be communicated with by both TCP and UDP. The transport layer is readable and writable by the application. इसके तीन मेन प्रोटोकॉल है, टीसीपी, यूडीपी और एसटीपी। पहले आता है टीसीपी में, इसकी फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है for communication that helps in the exchange of message between two different devices over a network. It is okay. It is one of the main protocols of the TCP/IP suite. In OSI model, it operates at the transport layer. It lies between the application in providing reliable delivery service. मतलब TCP जो है ना, अगर जब भी इसके थ्रू डेटा जाएगा, तो या तो ये डेटा पहुंचा के रहेगा रिसीवर के पास, और अगर फेल हो गया तो ये हमें बताएगा कि डेटा आपका नहीं पहुंचा है। पर जो यूडीपी है, हाँ व्हाट्सएप, और जो यूडीपी है वो आपको ये नहीं बताएगा कि आपका डेटा पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, वो बस भेजता रहेगा डेटा, जिसने पकड़ना पकड़े, जिसने नहीं पकड़ना वो नहीं पकड़ेगा। The internet protocol, which established the technique for sending data packets between computer, works with TCP. TCP establish a reliable connection between sender and receiver using three-way handshake. अब जो TCP है, जब भी मैं इसको डेटा भेजूंगा ना, पहले कि इसके थ्रू डेटा भेजूंगा, तो हमेशा क्या करेगा, पहले ये थ्री-वे हैंडशेक। थ्री-वे हैंडशेक मैंने आपको अभी समझाया है ना। हेलो, लगा ना पता थ्री-वे हैंडशेक क्या होता है। जब थ्री-वे हैंडशेक होगा
मतलब ये ट्रू हो गया, मतलब 3 वे हैंडशेक हो गया सक्सेसफुली। उसके बाद हम क्या कह सकते हैं कि जो दो डिवाइस हैं, सेंडर और रिसीवर, सेंडर और रिसीवर, जो सेंडर और रिसीवर है उसको हम बोलेंगे कि कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया। इसलिए हम इस लेयर को बोलते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड। मतलब कि अब रिसीवर और जो सेंडर है वो अपने एक दूसरे को और डेटा भेज सकते हैं। कनेक्शन हो गया एस्टैब्लिश। कब हुआ कनेक्शन एस्टैब्लिश? 3 वे हैंडशेक के बाद, बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर यूजिंग 3 वे हैंडशेक। इसमें क्या होता है? सिंक्रोनाइजेशन होती है, फिर सिंक्रोनाइजेशन एक्नॉलेजमेंट होती है, फिर एक्नॉलेजमेंट होती है बाय सेंडर, एंड इट यूजेस 4 स्टेप हैंडशेक टू क्लोज द कनेक्शन प्रॉपर्ली। अब ये 4 स्टेप हैंडशेक क्या है? अब 3 वे हैंडशेक तब होता है जब मैंने डेटा भेजना होता है। डेटा भेजने से पहले 3 वे हैंडशेक होता है। लगा पता? हेलो? हाँ, जब डेटा मैंने डेटा भेजना है तो उससे पहले होगा 3 वे हैंडशेक। और जब डेटा अब मैं खत्म होने वाला है या फिर खत्म हो चुका है तो इसके बाद अब जो मैंने कनेक्शन बनाया ये है ना, इसको मैंने तोड़ना है, खत्म करना है इस कनेक्शन को। तो वो कैसे खत्म होता है? 4 स्टेप हैंडशेक टू स्टॉप द कनेक्शन। इसको बोलते हैं 4 शेक हैंडशेक, 4 स्टेप हैंडशेक। अब टीसीपी क्या है? ये एरर फ्री करता है चेक कि इसमें जो आप डेटा भेजोगे ना उसके कम चांस होते हैं कि वो उसमें कोई एरर आएगी, तो उस डेटा में कोई एरर आएगी या फिर वो डेटा की क्वालिटी कम हो जाएगी। और डेटा जो आप डेटा भेज रहे हो ना, जैसे आप जिस फॉर्मेट में डेटा भेजोगे उसी फॉर्मेट में डेटा पहुंचेगा रिसीवर के पास। आप ऐसे लिख दो हाय आप कैसे हो, तो रिसीवर के पास फिर क्या मैसेज पहुंचेगा? हाय आप कैसे हो। ऐसा नहीं होगा कि रिसीवर के पास पहले पहुंचेगा आप कैसे हो हाय, ऐसा नहीं होगा। इट यूजेस एक्नॉलेजमेंट्स एसीके टू कंफर्म रिसीप्ट। जब भी डेटा मैं भेजूंगा ना उसके बाद मेरे को एक्नॉलेज करेगा सर्वर कि हाँ भाई मेरे को ये डेटा आ गया, अच्छा ये डेटा भी आ गया, अच्छा ये डेटा भी आ गया। टीसीपी हेडर यूजेस चेकसम। चेकसम क्या है? टेक्निक है जिससे मैं पता लगाता हूँ कि मेरा जो डेटा है वो वही डेटा जो सेंडर ने मुझे भेजा जाए उसमें कुछ चेंज तो नहीं होगा बीच में। टू डिटेक्ट करप्टेड डेटा, करप्टेड डेटा मतलब डेटा जो खराब तो नहीं हो गया, एंड रिक्वेस्ट रीट्रांसमिशन इफ नीडेड। अगर डेटा खराब भी हो जाता है तो उसके बाद वो एक रिक्वेस्ट डालेगा कि जो डेटा है उसको फिर से भेजो। इट इज यूज इन एप्लीकेशन रिक्वायरिंग रिलायबल एंड ऑर्डर ट्रांसफर डेटा ट्रांसफर, जैसे वेब ब्राउजिंग में यूज होता है, ईमेल में यूज होता है और लॉगिन में। देखो ये भी थ्री, ये क्या है? 3 वे हैंडशेक। ये इंपॉर्टेंट है काफी। ये आपको पता हो, अगली बार आप जब डायग्राम देखोगे तो आप खुद समझ जाओगे कि 3 वे हैंडशेक क्या होता है, कि पर्सन हाथ में एक दूसरे से। अब ये 4 स्टेप, ये वो 4 स्टेप हैंडशेक है। ये क्यों यूज होता है? जब हमने कनेक्शन खत्म कर देना। अब जैसे मैं डेटा चले गया रिसीवर के पास, अब मैंने क्या करना है? कनेक्शन तोड़ना है, तो ये होता है 4 स्टेप हैंडशेक। ये समझाता हूँ। इसमें क्या हुआ? अब क्लाइंट के पास सारा डेटा पहुंच गया है ना, जो हम हमारा डेस्कटॉप है, जो हमारा लैपटॉप है उसका सारा डेटा पहुंच गया। अब ये सर्वर को भेजेगा फिनिश, कि फिनिश कर दो। फिन का मतलब है फिनिश, फिनिश या फिर फाइनल। कई जगह कई जो वेबसाइट्स हैं उसमें फिनिश लिखा है, कई बुक्स में लिखा है फाइनल। तब हम कुछ ही बोल सकते हैं, फिनिश या फिर फाइनल, कि ये बस अब खत्म कर दे। सर्वर का भेजेगा एक्नॉलेजमेंट कि ठीक है, मेरे को तूने बोला कि खत्म करना तो मैं ठीक है कर देता हूँ खत्म। फिर सर्वर क्या भेजेगा? एक और फाइनल, ठीक है फिनिश कर दिया मैंने, फिनिश।
और जो क्लाइंट है वो क्या भेजेगा, एक्नॉलेजमेंट, इसको बोलते हैं कि अब खत्म हो गया डेटा, और ये हो गया आपका क्लोज। आपका जो कनेक्शन बना था 3 वे हैंडशेक से, अब वो 4 स्टेप हैंडशेक से क्या हो गया, खत्म। अब कोई कनेक्शन नहीं रहा आपके सर्वर और क्लाइंट में। अगला है वर्किंग ऑफ टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल मॉडल ब्रेक्स डाउन द डेटा। ये आपके डेटा को तोड़ता है इनटू स्मॉल बंडल्स, छोटे छोटे हिस्सों में आपका डेटा तोड़ता है, और आफ्टरवर्ड रीअसेंबल्स द बंडल इनटू द ओरिजिनल मैसेज। और जब दूसरे रिसीवर के जब सेंडर का टीसीपी आईपी होता है ना, जब सेंडर अपने से भेजता है, क्या नाम उसका, ट्रांसपोर्ट लेयर से, तो टीएल से, तो आपके डेटा को छोटे छोटे हिस्से में तोड़ देता है, फिर वो उसको भेजेगा रास्ते से। और जब आपका रिसीवर है, उसके थ्रू कब आएगा, उसके थ्रू भी तो ट्रांसपोर्ट लेयर के थ्रू ही आएगा, डेटा पहुंचेगा, है ना, ऐसे करके जाएगा डेटा। तो जो उसका जो ट्रांसपोर्ट लेयर होगी, वो इसको जोड़कर, इसको जो डेटा जो तोड़ा गया था उसको जोड़ के एक सिंगल डेटा बना देगा, ताकि आप समझ सको उसको। On the opposite side, to make sure that each message reaches its target location intact. Sending the information in little bundles of information make it simpler to maintain efficiency as opposed to sending everything in one go. इसका फायदा क्या होता है छोटे छोटे बंडल्स बनाने का, कि आपका डेटा काफी जल्दी पहुंच जाएगा और इजी होगा सेंड करने के लिए। अगर डेटा काफी बड़ा होगा तो उसको हम एक बार में भेजेंगे तो ऐसा हो सकता है कि आपका जो डेटा की क्वालिटी है वो कम हो जाए, इसलिए हम छोटे छोटे बंडल्स बना के भेजते हैं आगे। After a particular message is broken down into bundles, these bundles may travel along multiple routes. वो अलग अलग रास्तों से भेज सकते हैं जो बंडल्स है ना आपके। जैसे मान लो डेटा है एक दो, मैंने उसको एक डेटा है जिसको हम सेंडर ने भेजा, उसको उसके 3 टुकड़े कर दिए टीसीपी ने। अब मेरे पास 2 रास्ते हैं रिसीवर तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो टीसीपी क्या करेगा, 2 जो बंडल है यहाँ से भेज देगा और एक बंडल को यहाँ से भेज देगा, और जो रिसीवर का टीसीपी होगा वो इन तीनों बंडल्स को जोड़ देगा। अब जो रिसीवर में जो टीसीपी, उसको कैसे लगेगा पता कि मैं इस ऑर्डर में इसको जो डेटा है इसको जोड़ूं। इसके लिए वो एक नंबर देता है, उसको बोलते हैं, एक्सक्यूज मी, हेलो, यस सर, यस सर। हाँ जी सर, उसका लड़के का मैसेज आया था कि वो शिफ्ट कर रहा था ना आज, तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नहीं सर, मैंने ग्रुप में डाला था कि बोला था सर मैं 5 बजे जाऊँगा। ठीक है सर। हाँ सॉरी, कॉल आ गई थी, तो कंटिन्यू करते हैं। आवाज़ आ रही है ना? हाँ। तो बंडल्स में हमारा डेटा भेजता है, और जो रिसीवर वाला टीसीपी है उसको बंडल्स को इकट्ठा करके ये फिर से डेटा बना देता है। अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि क्या हो रहा है चीज़, थोड़ा आपको समझ क्लैरिटी होगी कि क्या बात हो रही है। अब मान लो एक यूज़र है, उसने एक वेब रिक्वेस्ट है वेब पेज, वो किसी वेबसाइट में गया इंटरनेट में, है ना। अब समवेयर इन द वर्ल्ड द सर्वर प्रोसेस, उसने अब जो वेब पेज है वो किसी सर्वर में स्टोर होगा। द वेब, जो सर्वर को रिक्वेस्ट आई और उसने एक क्या कर दिया, HTML का पेज वापस यूजर को भेज दिया। HTML का पेज वापस क्यों भेजा, क्योंकि HTML पेज में हमारी वेबसाइट बनती है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। मतलब इसमें आप जो पेज है वो कैसे दिखेगा, उसका एक स्ट्रक्चर बनता है HTML से, ठीक है। तो सर्वर है, जो आप ये सेंडर है ना, जैसे आप यूजर है,
उसने रिक्वेस्ट भेजी किसको, सर्वर को। जैसे कोई वेबसाइट है, कोई वेबसाइट ले लो आप, फेसबुक ले लो, फेसबुक फेसबुक आपने रिक्वेस्ट भेजी, तो फेसबुक के पास रिक्वेस्ट गई उस सर्वर में, सर्वर ने रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और आपको एक क्या भेजा, HTML, फेसबुक का जो होम पेज होगा ना फेसबुक का, वो भेज देगा आपको इसके थ्रू, HTML पेज के थ्रू। द सर्वर मेक यूज ऑफ प्रोटोकॉल, इसमें कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, HTTP प्रोटोकॉल का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, अगला जो है, अगला जो लेक्चर है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, the HTTP then requests the TCP layer to set the required connection and send the HTML file. Now the TCP breaks the data into small packets and forward it toward the IP layer. The packets are then sent to the destination through different routes. The TCP layer in the user system waits for the transmission to get finished and acknowledges once all the packets have been received. तो इसमें यही बात हो रही है कि सर्वर ने उसको डेटा भेजा HTML के थ्रू, उसके बाद क्या हुआ, जो TCP है सर्वर का, उसने क्या किया, छोटे छोटे बंडल्स बनाकर क्या भेजा, डेटा, इसको भेजा यूजर को, जिसने रिक्वेस्ट की सर्वर को कि मेरे को अपना वेब पेज दिखाओ। तो जो रिसीवर का TCP है उसने क्या किया, उसने इन सभी डेटा को जोड़ा, इकट्ठे बनाकर हमें शो करवाया, जो मैं स्क्रीन में दिखती है ना वेबसाइट, वो दिखाई। उसके बाद क्या हुआ, डेटा उसके पास पहुंच गया सारा, TCP लेयर इन द यूजर सिस्टम, जो यूजर के सिस्टम में, जो यूजर के कंप्यूटर में TCP लेयर है, उसने सारी ट्रांसमिशन होने दी, और जब हो गई सारी, मतलब डेटा पहुंच गया उसके पास, तो उसने एक्नॉलेजमेंट भेज दी कि भाई मेरे पास अब सारा डेटा पहुंच गया। ठीक है, लगा पता। अब फीचर्स, इसके फीचर्स देख लेते हैं कि क्या क्या और इसमें खूबियां हैं। तो इसमें हम कहते हैं सेगमेंट नंबरिंग सिस्टम, इंपॉर्टेंट है काफी। TCP क्या करता है, जैसे मैंने आपको बताया कि छोटे छोटे टुकड़े कर देता है ना डेटा के, बंडल्स बना देता है, सेगमेंट बना देता है, फिर भेजता है आपके डेटा को, और जो दूसरी तरफ जो TCP होगा वो उसको जोड़ देता है। तो अब जो दूसरी तरफ TCP है, इस तरफ रिसीवर की तरफ जो TCP है, उसको कैसे लगेगा पता कि यार ये जो इसकी पहले आएगा डेटा, ये बंडल पहले आएगा, ये बाद में आएगा। उसके लिए क्या करता है, सेगमेंट नंबरिंग सिस्टम का यूज करता है। TCP कीप ट्रैक ऑफ द सेगमेंट बीइंग ट्रांसमिटेड और रिसीव्ड बाय असाइन नंबर, हर बंडल को एक नंबर असाइन कर देता है। अच्छा, तो पहले तू जाएगा, फिर तू आना, फिर तू आना, जैसे 1 2 3, ठीक है, जैसे रोल नंबर क्लास में रोल नंबर मिलता है ना बच्चों को, वैसे वैसे ये भी मतलब एक तरह का असाइनिंग नंबर बोलते हैं इसको, सेगमेंट नंबरिंग सिस्टम, असाइनिंग नंबर टू ईच एंड एवरी सिंगल वन ऑफ देम, ताकि जब वो दूसरी तरफ जाए रिसीवर के पास, तो वहाँ पे जो TCP है उसको जोड़ने में आसानी हो, कि वो देख लेगा अच्छा ये पहले नंबर पे ये आएगा, दूसरे नंबर पे ये आएगा, तीसरे नंबर पे ये आएगा। अब दूसरा जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, कनेक्शन ओरिएंटेड। जैसे कनेक्शन ओरिएंटेड मैंने आपको बताई दिया, इसका मतलब कि पहले सेंडर और रिसीवर एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करेंगे। कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे कनेक्शन एस्टैब्लिश, बताओ कौन सी टेक्निक है वो। हाँ, तो उससे पहले मैंने आपको बताया ना, डेटा सेंड करने से पहले हम एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करेंगे, तो कौन सी टेक्निक यूज करते हैं कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए, सेंडर और रिसीवर, कौन सी टेक्निक है बताओ। हाँ, एक में सेंडर रिसीवर का एग्जांपल अभी, तो उससे पहले एक कुछ होता है ना, क्या होता है इससे पहले, हाथ मिलाते ना हाथ, इससे पहले होगा कनेक्शन थ्री वे क्या, हैंडशेक। जब थ्री वे हैंडशेक खत्म होता है उसके बाद हम कह सकते हैं कि सेंडर और जो सेंडर है और जो रिसीवर है, उसके पास ये दोनों कनेक्शन ओरिएंटेड, उनके अंदर कनेक्शन बन चुका है। लगा पता। हाँ हाँ
हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ। और खत्म कैसे होता है? वो एग्जाम्पल होता नहीं है ऐसा पूरा, पर आप उसको समझने के लिए कह सकते हो। पर ये पहले ही हो जाता है, दरअसल थ्री वे हैंडशेक पहले हो जाता है। ठीक है। और जब खत्म होता है कनेक्शन तो कैसे होता है? फोर वे हैंडशेक। ठीक है, देख लेना एक बार। अब टीसीपी की एक और खूबी है कि वो एक फुल डुप्लेक्स यूज करता है। फुल डुप्लेक्स मतलब, फुल डुप्लेक्स से क्या समझते हो? फुल डुप्लेक्स का मतलब होता है कि एक टाइम पे डेटा जा भी सकता है और आ भी सकता है। मान लो कि 10 बजे, सुबह के 10 बजे आपने एक मैसेज भेजा, या आप, यू, आपने एक मैसेज भेजा 10 बजे, और 10 बजे, ठीक 10 बजे आपके दोस्त है, दोस्त, उसने आपको डेटा भेजा। तो अगर वो टीसीपी के थ्रू जा रहा है डेटा, तो क्या होगा? डेटा आपका मतलब बीच में कुछ टकराव नहीं होगा, सीधा आप दोनों के पास 10 बजे पहुंच जाएगा। और अगर हाफ डुप्लेक्स होता है, तो हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है? एक टाइम पे एक डेटा जाएगा। 10 बजे या तो आपका डेटा जा सकता है या फिर आपके दोस्त का डेटा जा सकता है, इकट्ठे नहीं जा सकते भाई। टीसीपी डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम रिसीवर टू सेंडर और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब कि सेंडर टू रिसीवर भी एट सेम टाइम। अब फ्लो कंट्रोल, flow control limits the rate at which the sender transfer data. It is done to ensure reliable delivery. The receiver continually hints the sender on how much data can be received. अब क्या होता है इसमें? टीसीपी की एक और खूबी है, ये जो सेंडर है और ये रिसीवर है, ये अपना डेटा भेजा जा रहा है ना? पर रिसीवर के पास इतनी ताकत नहीं कि जो डेटा उसको मिल रहा है उसको प्रोसेस कर सके। तो अब जैसे उसने 3 हिस्से भेजे डेटा के, रिसीवर बोला थोड़ी देर रुक जा यार भाई, मेरे को थोड़ा ये पहले प्रोसेस करने दे, उसके बाद तो बाकी भेजना। तो टीसीपी क्या करेगा? ठीक है, थोड़ी देर रुक जाएगा, उसके बाद बाकी का डेटा भेजेगा। लगा पता? फ्लो कंट्रोल का। ठीक है। अगला था यूडीपी। यूडीपी का तो हमें यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, एक और इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, ट्रांसपोर्ट लेयर में आती है। यूडीपी इज अ पार्ट ऑफ आईपी पेट्रोल स्वीट, रेफर टू एज यूडीपी आईपी बोलते हैं। अनलाइक टीसीपी, इट इज अनरिलायबल और कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल। टीसीपी का रिलायबल और कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। इस पर ये क्या, एक अनरिलायबल है कि इसमें आपको श्योर नहीं हो कि आपको डेटा पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। पहुंच भी सकता है, नहीं पहुंच सकता है, और अगर नहीं पहुंचा डेटा आपका तो आपको कुछ वार्निंग नहीं मिलेगी कि आपको डेटा नहीं पहुंचा। समझ आई? जैसे मैं अभी आपके साथ बात कर रहा हूँ वीडियो कॉल में, मेरी आवाज तो जा रही है यहाँ से, मुझे पता लग रहा है, पर आपके पास मेरी आवाज पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है, इसका मुझे नहीं पता लग रहा। ठीक है। अब ऐसे को आप मुझे कुछ बोलते हो, मेरे को सुनाई नहीं दिया, है ना? तो आपको तो लग रहा होगा कि मेरी बात है वो सर सुन रहे हैं, तो मुझे आपको ऐसा कुछ मैसेज आता है कि आपकी आवाज सर तक नहीं पहुंची, नहीं आती है ना? तो ये क्यों? क्योंकि हम यूडीपी प्रोटोकॉल यूज करते हैं। इसका फायदा क्यों? इसका फायदा क्या? क्योंकि ये फास्ट हो जाती है। इसमें जो चेक होता है ना डेटा कि पहुंच रहा नहीं पहुंच रहा है, वो होता नहीं है, तभी ये इतना फास्ट है। और वीडियो कॉल वगैरह के लिए यूज होता है क्योंकि इसमें डेटा हमें जल्दी जल्दी पहुंचाना होता है। और अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें क्या होता है? इसमें थ्री वे हैंडशेक होता है ना, वो नहीं होता पहले। ठीक है। थ्री वे हैंडशेक होता है ना, ये नहीं होता इसमें। थ्री वे हैंडशेक इसमें नहीं होता कुछ भी। इसमें सीधा डेटा भेज देते हैं, इसमें नहीं होता। इसमें कोई हैंडशेक नहीं होता, सीधा डेटा भेजा जाता है। UDP helps to establish low latency, loss tolerating connection over the network. UDP enables process communication. UDP किस डेटा को भेजने के लिए काम आता है? जिसमें थोड़ा बहुत अगर मतलब डेटा लॉस हो जाए या फिर थोड़ा लेट डेटा पहुंचे तो कोई फर्क नहीं पड़ता।
ऐसे डेटा को भेजने के लिए हम यूडीपी यूज करते हैं। व्हाट इज यूडीपी? यूडीपी इज वन ऑफ द कोर प्रोटोकॉल्स ऑफ आईपी स्वीट। अपना माइक बंद कर दो प्लीज। इट इज द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है यूज्ड अक्रॉस द इंटरनेट और टाइम सेंसिटिव ट्रांसमिशन, जैसे वीडियो प्लेबैक, जो लाइव स्ट्रीमिंग होती है, कुछ यूट्यूबर्स करते हैं ना, लाइव स्ट्रीम करते हैं, उसके लिए, और डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम लुकअप के लिए। अनलाइक टीसीपी की तरह ये कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल है और डज नॉट गारंटी, इसमें कोई गारंटी नहीं कि आपका जो डेटा वो पहुंच जाएगा और ऑर्डर में पहुंचेगा, या फिर उसमें कोई एरर चेकिंग भी नहीं होती, और इसमें ये आपके एरर को चेक करेगा बैठ के, इसमें नहीं होता। अगर ये सब करने लगा तो इसमें टाइम काफी ज्यादा लग जाएगा आपके डेटा को पहुंचने के दूसरी तरफ। तो इसलिए हम यूडीपी यूज करते हैं, क्यों? ताकि डेटा जल्दी जल्दी पहुंचे। मेकिंग इट लाइट वेट, इससे क्या होगा, ये लाइट वेट है और इसलिए ज्यादा फास्ट है। इसमें देखो, इसमें कोई 3 वे हैंडशेक हो रहा है? नहीं हो रहा। इसको आप ऐसा मत बोलना सर ये 2 वे हैंडशेक हो रहा है, ये 2 वे हैंडशेक नहीं है कोई, ठीक है? इसमें कोई 3 वे हैंडशेक नहीं हो रहा। इसमें क्या किया, इसमें 3 वे हैंडशेक नहीं होता। इसमें क्या किया, जो आपका, मान लो ये आप हो, ये आप हो, है ना सर्वर, अभी आप हो और ये आपका दोस्त है, दोस्त, इसने क्या किया, आपने रिक्वेस्ट भेजी अपने दोस्त को, है ना, तो आपके दोस्त ने क्या किया, रिस्पॉन्स कर दिया। जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंस, सबसे बड़ा एग्जांपल इसका ये है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जैसे अभी हम दोनों कर रहे हैं, ठीक है? तो ये क्या है, यूडीपी प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं। तो यूडीपी प्रोटोकॉल, ये सॉरी पीपीटी ट्रांसफर हो। अब ये देख लेना, इससे मैंने एक चार्ट, ये टेबल बनाया है, तो आप देख लेना, इसमें मैंने डिफरेंस बताया दोनों में। टाइप ऑफ सर्विस क्या, टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड है, यूडीपी क्या एक डेटाग्राम ओरिएंटेड, मतलब कनेक्शन लेस ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। रिलायबिलिटी, मतलब कि डेटा आपका पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, ये गारंटी करता है, टीसीपी गारंटी करता है कि आपको डेटा पहुंचेगा या पहुंचेगा, और अगर नहीं पहुंचा तो आपको फिर से बताएगा कि सर आपको डेटा नहीं पहुंचा, लगा पता? जैसे हम व्हाट्सएप में कभी मैसेज भेजते हैं ना, और कभी वो सेंड नहीं होता तो वो रेड हो जाता है, कलर, रेड कलर आता है ना, तो ये हमें बताता है क्योंकि वो टीसीपी यूज कर रहा है। और यूडीपी में क्या है, अभी हम वीडियो कॉल कर रहा हूँ तो ये मुझे को बताएगा नहीं कि आप, मेरी जो आवाज आपको तक पहुंच रही है, ये कोई गारंटी नहीं देता यूडीपी। अलग है, अलग नहीं, सॉरी, अलग, अगला है एरर चेकिंग मैकेनिज्म। आपका जो टीसीपी है वो आपके जो डेटा को एरर चेकिंग करता है कि इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, इसमें कोई मतलब चेक, एरर में एरर तो नहीं आ रहा आपके डेटा में। यूडीपी में ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्नॉलेजमेंट, ये आपको बेस बताता है कि आपको जो डेटा पहुंच चुका है या पहुंच रहा है, या फिर नहीं पहुंचा तब भी बताएगा कि सर आपको डेटा नहीं पहुंचा। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं, नो एक्नॉलेजमेंट। सीक्वेंस क्या है, जैसे आप अपना डेटा भेजोगे उसी सीक्वेंस में आपको डेटा जाएगा। पहला अगर हाय तू कैसा है, ऐसे अगर आपने डेटा भेजा तो ऐसे डेटा आपके जो दोस्त है उसके पास पहुंचेगा कि हाय तू कैसा है। यूडीपी में ऐसा कुछ नहीं होता। स्पीड, अब टीसीपी में क्योंकि इतने सभी चीजें हैं, वो आपका एरर भी चेक करता है, आपका सीक्वेंस जो डेटा है उसकी तरफ भेजता है, और इसमें एक्नॉलेजमेंट भी भेजता है, आपको बताता है कि आपको डेटा पहुंचा नहीं पहुंचा। तो ये क्या थोड़ा हैवी हो जाता है, इसलिए स्लो है, क्योंकि सब टाइम लगेगा ये सब चेक करने में, कि पहले एरर चेक करेगा या आपको बताएगा भी, ये देखेगा कि आपको जो डेटा वो सीक्वेंस में पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है ना, तो उसमें टाइम लगता है थोड़ा सा। पर ऑल्दो टाइम इसमें लिखा स्लो है, इतना में स्लो नहीं कि कुछ मिनट लगेंगे, कुछ मतलब कुछ सेकंड लगेंगे इसमें, इतना स्लो है बस। और यूडीपी क्या है, यूडीपी फास्ट है, क्योंकि इसमें कोई चीज हो ही नहीं, ना ये आपका डेटा को एरर चेक करता है, ना ये आपको बताएगा कि आपको डेटा पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, और ना ये देखता है कि आपको डेटा सीक्वेंस में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब टीसीपी में रीट्रांसमिशन होती है, मतलब अगर मान लो आपका डेटा कहीं लॉस्ट हो गया तो आपको बताएगा कि भाई आपका डेटा ये वाला पहुंचा नहीं है, तो ये क्या करेगा, फिर से आपको डेटा आप भेज सकते हो अपना डेटा। पर यूडीपी में ऐसा कुछ होता नहीं, नो रीट्रांसमिशन। अब इसमें हेडर लेंथ होती है, जो डेटा भेजता है तो उसके आगे कुछ हेडर लगाता है, कुछ डेटा और अटैच करता है आपके डेटा के साथ। आपका जो ओरिजिनल डेटा है ना, ओडी ओरिजिनल डेटा आपका जो है, तो आपका असली का डेटा है, उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा डेटा ऐड करेगा, ताकि जब रिसीवर के साथ पास पहुंचे तो वो उसको देखे कि हाँ भाई क्या क्या डेटा है, इसमें गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है। यूडीपी में एक छोटा सा डेटा होता है कि हाँ भाई तू जा आगे। अब वेट क्या है, टीसीपी एक हैवी वेट है क्योंकि इसमें इतनी सारी चीजें हैं। यूडीपी लाइट वेट है। हैंड शेकिंग टेक्निक, इसमें
कौन सी यूज होती है, 3 वे और 4 वे, है ना। पहले 3 वे ही होती है, दरअसल जो मेन 3 वे होती है ना। और यूडीपी क्या है, नो हैंडशेक, यूडीपी में कोई हैंडशेक नहीं होती। अब ब्रॉडकास्टिंग, टीसीपी में ब्रॉडकास्टिंग नहीं होती। ब्रॉडकास्टिंग क्या समझते हो, बताओ। नहीं नहीं, ब्रॉडकास्टिंग मतलब एक बंदा सभी जो बंदे हैं दूसरे, उनको डेटा पहुंचा रहा है एक ही टाइम पर। जैसे रेडियो सिग्नल, सबसे एग्जांपल याद रखो, ठीक है। इसको रेडियो आपका होता है ना, रेडियो स्टेशन, आप नंबर रेडियो ऐप खोलते हो तो एकदम से आ जाता है, आपको आवाज आती है बंदे की, या गाने सुनाई देते हैं, क्यों, क्योंकि वो ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं अपने जो रेडियो को, अपने गाने को ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। यूडीपी में ब्रॉडकास्टिंग नहीं होती, अरे सॉरी, यूडीपी में ब्रॉडकास्टिंग होती है ना। यूट्यूब में जैसे लाइव स्ट्रीमिंग होती है तो करोड़ों बंदे देख, करोड़ों, या फिर ऐसे आईपीएल होता है तो लाखों करोड़ों लोग देखते हैं एक ही बार में, है ना। तो क्या है, वो ब्रॉडकास्टिंग हो रही है। रेडियो जो सिग्नल, रेडियो स्टेशन है जिसमें आपके गाने सुनते हैं, वो भी क्या है, ब्रॉडकास्टिंग, वो यूडीपी यूज कर रहा है, लगा पता। टीसीपी में ब्रॉडकास्टिंग नहीं होती। अगला प्रोटोकॉल इसमें टीसीपी में देखना, एचटीटीपी यूज होता है, एचटीटीपीएस, एफटीपी, एसएमटीपी, आपको आगे बताएंगे, टेलनेट, स्ट्रीम टाइप। और जो यूडीपी उसमें आपका डीएनएस यूज होता है, डीएचएसपी, ये तो लेक्चर ही यहाँ पे सारे अब आगे आने वाले। स्ट्रीम टाइप कनेक्शन इज अ बाइट, इसमें बाइट बाय बाइट आपका डेटा जाता है और इसमें आपका मैसेज जाता है डेटा। एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन क्या है, जैसे इसको वेब सर्फिंग के यूज होते हैं, मिलिट्री यूज करती है, आर्मी यूज करती है इसको, ईमेल भेजने के लिए ज्यादातर यूज होता है। जहाँ पे आपको मतलब ट्रस्ट चाहिए कम्युनिकेशन के ऊपर, तो आप टीसीपी यूज कर सकते हो। और प्रोटोकॉल जहाँ पे आपको कम्युनिकेशन जल्दी चाहिए, चाहे भले भाड़ में जाए कि डेटा पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा, पर आपको भेजना डेटा, जैसे वीडियोज हो गई, म्यूजिक हो गया, स्ट्रीमिंग हो गई, ठीक है। अगला आता है एससीटीपी। एससीटीपी फुल फॉर्म है स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। ये एक ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है जो रिलायबल भी है, मैसेज ओरिएंटेड भी है, with multiple stream within a single connection. It is designed to address limitation of traditional protocol like TCP/UDP, offering feature like multi-homing, path management. Multi-homing सबसे important है, बताता हूँ क्या है, और मैसेज ऑर्डरिंग। अब एचटीटीपी है, ये क्यों बनाया गया। अब जो हमारा टीसीपी था ना और यूडीपी, उसमें कुछ दिक्कतें आ रही थी, तो इसलिए उसको उन दिक्कतों को हटाने के लिए एचटीटीपी भी बनाया गया। इसकी फुल फॉर्म क्या है, स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। मेनली तो वैसे टीसीपी यूडीपी है, पर इसका पता होना चाहिए क्या चीज़ है। इसकी कुछ खूबियां देख लेते हैं। एचटीटीपी रिलायबल है, टीसीपी की तरह ये भी रिलायबल है, और जो डेटा आपको डिलीवरी पहुंचाएगा वो भी इन सीक्वेंस से पहुंचाएगा। ये आपके डेटा पैकेट जो है वो करेक्ट ऑर्डर में पहुंचे और कोई पैकेट लॉस्ट ना हो, आपका मेरा डेटा जो लॉस्ट ना हो। मैसेज ओरिएंटेड, एचटीटीपी ट्रांसपोर्ट डेटा इन डिस्क्रीट मैसेज लाइक टीसीपी। ये टीसीपी की तरह ये डेटा को बंडल्स में तोड़ तोड़ कर भेजता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मल्टी स्ट्रीमिंग और मल्टी होमिंग। एचटीटीपी, अब देखो, आजकल आप जानते हो बिना इंटरनेट की वीडियो कॉल हो जाती है। हाँ, होती है नहीं होती है, देखा आपने। होती है। अगर आपके पास फोन है ना अपना, है ना, आप उसको कॉल करना, आपके पास कौन सा फोन है, मोटो का। हाँ, तो उसमें आप कॉल करना ना किसी को, ठीक है। और जब कॉल करोगे तो आता ना कि एक लाल बटन आता है कट करने के लिए, फिर एक कीपैड के लिए ऑप्शन आती है, उसमें आती है एक वीडियो कॉल की ऑप्शन भी आती है, साइड छोटी सी, है ना। हाँ तो नहीं नहीं, यही यही मैथड बता रहा हूँ, इससे आपको मैं चीज़ बता दूंगा। तो उसमें आप क्लिक करते हो तो आपकी वीडियो कॉल बिना इंटरनेट के चलती है। देखिए आपने कब करके ऐसा करते हो ना, मतलब कि आप नेट आपका ऑफ भी होगा तभी आपकी वीडियो कॉल आपको दूसरे की शक्ल दिखाई दे रही होगी, है ना। तो अब ये क्या हो रहा है, इसमें आप इंटरनेट यूज नहीं कर रहे हो, है ना। ये आप हो या आपका फोन है, तो ये आपका
एक डेडिकेटेड लिंक है जिससे आपको क्या जा रही है, वॉइस जा रही थी, है ना, वॉइस। और ये जो फीचर है ये सिर्फ 4G और 5G में ही है, 3G में नहीं होता, है ना। तो जब आप जैसे मान लो किसी दोस्त से बात कर रहे हो फोन में, तो जब भी हम कॉल करते हैं ना, तो एक हमें जो कंपनी वाले एक डेडिकेटेड न वो देते हैं, चैनल देते हैं। चैनल मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, एक एक मतलब आपके लिए एक यूनिक खास एक पाइप दे देंगे, जिससे आप एक तरफ से बोलोगे तो दूसरी को सुनाई दे रहा होगा, समझ आई। तो अब इस चैनल से आपकी वॉइस जा रही थी, आपकी आवाज जा रही थी, है ना। अब जैसे आपने वीडियो कॉल पे क्लिक किया, उस ऑप्शन पे क्लिक किया, तो आपकी अब वीडियो भी जा रही है, लगा पता, है ना। तो अब आपको एक दूसरे की शक्ल दिखाई दे रही होगी। तो इसको क्या बोलते हैं हम, मल्टी स्ट्रीमिंग। अब टीसीपी में ये नहीं होता था, लगा पता, टीसीपी में ये नहीं होता था, और यूडीपी में तो होता ही नहीं था, समझ आई। क्या एक बार फिर से बता देता हूँ। एचटीटीपी क्या करता है, जैसे मैं वॉइस में अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ, फिर मैंने सोचा भाई तू कहाँ पे है? तो उसने बोला यार मैं घर में हूँ। पर मेरे को शक हुआ कि यार वो घर में नहीं होगा, कहीं बाहर घूम रहा होगा। मैं बोला जरा अपना वीडियो कॉल कर, ऑन करना। ऑन कर दी, फिर मैं देखा ये तो घूम रहा है बाहर मेले में, है ना। तो अब क्या हो रहा है, जिस जिस चैनल से मैं बात कर रहा था उससे, उसी चैनल से मैं अब वीडियो भी देख पा रहा हूँ उसकी। इसको मैं क्या बोलूंगा, मल्टी स्ट्रीमिंग की। एक स्ट्रीम से एक सिंगल कनेक्शन से, एक कनेक्शन सिंगल है ना, एक कनेक्शन है ना। इससे मैं डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा, कौन से डिफरेंट टाइप डेटा है, एक तो वॉइस होगी, दूसरी वीडियो होगी, उसको मैं साथ भेज रहा हूँ, लगा पता। अच्छा, अगला है मल्टी होमिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है, एचटीटीपी allows a connection to have multiple IP address on each endpoint, providing latency और fault tolerance। अब मुझे पता है कि हर डिवाइस को एक लॉकली आईपी एड्रेस मिलती है ना, इंटरनेट में। तो अगर वो एचटीटीपी यूज कर रहा होगा ना, तो ये इसमें एक फीचर होता है जिससे आप एक डिवाइस को अलग अलग आईपी एड्रेस दे सकते हो, अलग अलग बंदों के लिए, लगा पता। अलग अलग आईपी मिलेगी। अगला पाथ मैनेजमेंट। एचटीटीपी डायनामिकली मॉनिटर्स नेटवर्क कंडीशन एंड कैन स्विच टू, ये पाथ की अगर आपका डेटा जा रहा है इस रास्ते से, है ना। मान लो यहाँ पे कुछ बिजी ट्रैफिक आ गया या फिर ये पाथ टूट गया, एसटीपी क्या करेगा, दूसरा रास्ता पकड़ के आपको डेटा भेजेगा। ज्यादा कनेक्शन स्टैब्लिश। अब एचटीटीपी क्या करता है, 4 वे हैंडशेक यूज करता है कनेक्शन बनाने के लिए, खत्म करने के लिए नहीं। टीसीपी क्या करता था, 4 वे हैंडशेक क्यों यूज करता है टीसीपी, भेजने के लिए नहीं यार, 4 वे हैंडशेक यूज करता टीसीपी, कनेक्शन को खत्म करने के लिए, है ना। कनेक्शन को खत्म करने के लिए सर्वर और जो क्लाइंट है, उन्होंने अब कनेक्शन खत्म करना है क्योंकि उनका डेटा आपस में ट्रांसफर हो गया है। अब उन्होंने सोचा कि अब खत्म करते हैं, तो वो क्या करते हैं, 4 वे हैंडशेक। और जो एचटीटीपी है वो 4 वे हैंडशेक यूज करता है क्यों, कनेक्शन बनाने के लिए। अब बाकी एचटीटीपी चेकसम वगैरह यूज करते हैं आपका एरर देखने के लिए, ये आपके डेटा में कोई एरर तो नहीं है। अब एचटीटीपी वर्सेस टीसीपी एंड यूडीपी। टीसीपी क्या होता है, एचटीटीपी जो सिमिलर टू टीसीपी है, क्यों, क्योंकि ये रिलायबल है, कनेक्शन ओरिएंटेड है, और ये टीसीपी से ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक ही चैनल से आप वीडियो भी भेज सकते हो और वॉइस भी भेज सकते हो अपनी, है ना। यूडीपी से कैसे बेहतर है, क्योंकि यूडीपी से ऑब्वियसली बेहतर ही होगा, क्योंकि यूडीपी जो हमें डेटा की गारंटी देता है कि डिलीवरी होगी, पर एचटीटीपी और टीसीपी दोनों गारंटी देते हैं कि आपका डेटा पहुंचेगा पहुंचेगा। इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं कि एचटीटीपी कहाँ कहाँ यूज होता है। मोबाइल फोन में हम यूज करते हैं उसको, है ना। एलटी टेक्नोलॉजी देखा होगा आपने, वोल्ट आता है ना 4G के लिए, एलटी टेक्नोलॉजी। हाँ, तो उसमें यही होता है, डेटा देना, सिक्योर ट्रांसफर प्रोटोकॉल देख लेना। एचटीटीपी मल्टी होमिंग।
इसमें ये वो हो गया कि आपका ऐसे फोन है, इसको एक आईपी मिली मान लो 10.10.10.0 और आप इस बंदे से बात कर रहे हो, ये बंदा ये आपसे बात कर रहा है। अब आपका मान लो कनेक्शन हो जाता है फेल है, एसटीपी क्या करेगा, आपको दूसरी आईपी दे देगा 10.10.10.2। फिर आपका जो फ्रेंड है वो आपसे इस रास्ते से बात कर सकेगा। अगला आता है सेशन लेयर। सेशन लेयर की फिफ्थ लेयर है ओएसआई मॉडल की। ये आपका आ गया क्या सेशन लेयर है। सेशन लेयर नाम से पता लग रहा है कि जब भी क्लाइंट और जो सर्वर है एक दूसरे से कनेक्ट होंगे तो एक सेशन बनाया जाएगा दोनों के बीच में कि कितने टाइम तक ये दोनों कनेक्ट हो सकते हैं। अब कुछ जगहों पे जैसे क्लाइंट और सर्वर है, जैसे किसी वेबसाइट में लॉगिन किया तो उसमें हो सकता है कि उसमें कोई एक ऐसी एक फीचर हो उस वेबसाइट में कि अगर मैं 1 घंटे तक उस वेबसाइट में कुछ काम ना करूंगा तो मैं अपने आप लॉग आउट हो जाऊंगा। तो ये किस वजह से हुआ, सेशन की वजह से। जैसे हम कभी पेमेंट करते हैं ना बैंक के थ्रू, तो उसमें 10 मिनट का हमें सेशन दिया जाता है कि आप 10 मिनट के अंदर अपने जो ये आपने पैसे भेजने हैं भेज दो, और आपका जो बैंक आपको जो मनी ट्रांसफर का जो पेज खुला अभी वेब पेज खुला है ये बंद हो जाएगा, आप फिर मेरे को फिर से खोलना पड़ेगा अपना बैंक का वेब पेज है। तो ये यूज होता है सेशन लेयर की वजह से। ये लेयर रिस्पॉन्सिबल है फॉर सेटिंग अप, कोऑर्डिनेटिंग एंड टर्मिनेटिंग कन्वर्सेशन एक्सचेंजेस एंड डायलॉग बिटवीन एप्लीकेशन एंड यूजर। कि सेटिंग अप सेशन को बनाना है, उसको कोऑर्डिनेट करना है, उसको खत्म करना है सेशन को, और जो डेटा एक्सचेंज हो रहा है उसको देखना है। ठीक है, देख लेना। सेशन लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टैब्लिशिंग एक्टिव कम्युनिकेशन, it establishes connection oriented and connectionless communication between communicating parties. अगला है फंक्शन। फंक्शन इसका सेशन एस्टैब्लिशमेंट। ये बोलते हैं कि it establishes and manages session between communicating parties that can be connection oriented or connectionless. It also maps session to transport connections. यही बात हो गई जो मैं आपको अभी बता रहा था कि आपने अपने दोस्त से बात करनी है या फिर आपने पैसे भेजने उसको, 10 मिनट के लिए आपका वेब पेज खुलेगा, तो 10 मिनट का क्या हुआ, आपका सेशन हो गया। जैसे 10 मिनट खत्म होंगे, अगर आपने पैसे भेज दिए तो चले गए पैसे, अगर नहीं भेजे तो आपका जो वेब पेज है बंद हो जाएगा, आपको फिर खोलना पड़ेगा 10 मिनट के लिए। ठीक है, इसकी एक और फीचर की, इसका एक और काम क्या है, कम्युनिकेशन सिंक्रोनाइजेशन। ये इंश्योर करता है कि आपका जो डेटा वो भी जैसे भेजा है वैसे ही पहुंचे। तो वर्किंग देख लेते हैं इसकी कैसे काम करता है बिटवीन एप्लीकेशन ओवर नेटवर्क। ये करता है, पहले कनेक्शन बनाता है, फिर नेगोशिएट सेशन पैरामीटर्स। ये नेगोशिएट करता है दूसरे जो सर्वर से कि मेरे को इतने टाइम के लिए सेशन बना के दो। ठीक है, जैसे ऑथेंटिकेशन करेगा, कम्युनिकेशन करेगा। हेलो, अब इट ओवरसीज डेटा एक्सचेंज बाय यूजिंग टोकन्स टू मैनेज ट्रांसमिशन राइट एंड प्रिवेंट कोलिजन। इसी एग्जांपल देता हूँ, आपने कभी स्विगी या जोमेटो यूज किए? हाँ, तो अभी जैसे हम तो यूपीआई यूज करते हैं, आप यूपीआई यूज करते होंगे, उसमें डेटा पैसे कैश ऑन डिलीवरी यूज भी करते होंगे, है ना।
तो अब क्या होता है दरअसल, पर कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, कार्ड यूज करते हैं, बैंक का कार्ड होता है ना हमारा, डेबिट कार्ड, तो उसका यूज करते हैं। तो अब क्या है, तो जब कार्ड का यूज करते हैं वो हमें हमसे मांगता है हमारे कार्ड की डिटेल्स, जैसे कार्ड का नंबर मांगेगा, एक्सपायरी डेट मांगेगा, और जो सीवीवी नंबर होता है, 3 नंबर है, वो मांगता है, जो पीछे कार्ड की सीवीवी नंबर है ना। तो अब क्या है, अब स्विगी और जोमेटो चाहे तो ये हमारा जो डेटा है, कार्ड का नंबर, एक्सपायरी डेट और सीवीवी नंबर, इसको स्टोर कर सकता है अपने सर्वर पे। डेबिट कार्ड, पर ऐसा वो कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आरबीआई जो है ना, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसने एक रूल बनाया है कि कोई भी जो 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 पेमेंट अपने कार्ड से कर रहा है ना, तो जब तक वो अपने कार्ड से डेटा भेज, अपना कार्ड की डिटेल्स डालेगा, वो कार्ड की डिटेल्स जो वहाँ पे जो कंपनी है उसके सर्वर में स्टोर नहीं होगी। तो अगर स्टोर हो गई तो आगे जाके कंपनी चाहे तो उनको मान लो कि अगर कंपनी का डेटा लीक हो जाता है तो उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है ना। तो जब वो कार्ड की डिटेल्स डालता है ना, तो उसके ऊपर बनता है टोकन, और कार्ड की डिटेल्स को जाती है डिलीट, टोकन बनने के बाद। वो टोकन जो है जोमेटो और स्विगी यूज करते हैं, ये पता लगाने के लिए कि जो बंदा है उसने हमें पैसे भेज दिया नहीं भेजे, लगा पता। तो ये भी एक एग्जाम्पल हुआ सेशन लेयर का। बाकी सेम सेम बट ये वही है कि चेक पॉइंट लगाता है कि कहीं कहीं हमारा लॉस तो नहीं होगा डेटा का, या फिर कहीं डुप्लीकेट डेटा तो नहीं आ रहा है, कुछ मैसेज का लॉस हो रहा है, कुछ एरर तो नहीं आया। अगला सेशन लेयर के दो एग्जाम्पल, दो क्वेश्चन है कि जो सेशन लेयर है वो ट्रांसपोर्ट लेयर से डिफरेंट कैसे है। उसका एक सिंपल सा आंसर है, जो सेशन लेयर है वो हमारे सेशंस को देखता है। सेशन मतलब टाइम फ्रेम कि 10 मिनट के लिए आप काम कर सकते हो, 5 मिनट के लिए आपका वेब खुला होगा। जो पर जो ट्रांसपोर्ट लेयर है उसका काम अलग है। उसका काम ये है कि जो आपका डेटा है वो पहुंचेगा जो रिसीवर के पास, लगा पता। और हाउ डज दिस सेशन लेयर हैंडल सिग्नलाइजेशन, जो सिंक्रोनाइज कैसे करता है कि जो डेटा आप भेजे हो चैनल बंडल्स में ना, जब रिसीवर के पास पहुंचे तो वो उसी फॉर्मेट में पहुंचे, उसी नंबरिंग में पहुंचे। तो ये कैसे देखता है भाई, चेक पॉइंट्स लगाता है ये छोटे छोटे जगह में बीच में, इधर चेक पॉइंट्स लगाएगा कि डेटा वैसे जा रहा है जैसे उसको भेजा गया या नहीं। अगला आता है प्रेजेंटेशन लेयर। ये एक 6 लेयर है ओएसआई मॉडल की। इसको और बोलते हैं ट्रांसलेशन लेयर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बता, अभी बताऊंगा क्यों। क्योंकि ये डेटा को ट्रांसलेट करता है। ट्रांसलेट कैसे करता है बताऊंगा। डेटा दिस लेयर रिसीव्स फ्रॉम एप्लीकेशन लेयर, जैसे मैं तो इंग्लिश में लिखूंगा हाई, ये करेगा एप्लीकेशन लेयर इसको भेजेगा प्रेजेंटेशन लेयर को, और ये हाई को क्या करेगा, किसी दूसरी भाषा में किसी दूसरे कुछ इनक्रिप्ट कर देगा डेटा को। इसके फंक्शन के डेटा को ट्रांसलेट करना, डेटा को कंप्रेस करना ताकि वो जल्दी पहुंच सके, जल्दी भेज सके उसको। डेटा को इनक्रिप्ट करना, डिक्रिप्ट करना। इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन पता है क्या? हाँ, कि डेटा में हमने क्या कर दिया, एक मान सकते हैं कि ताले उसको एक तिजोरी में रख दिया है ना, इसको मैंने अभी इनक्रिप्ट कर दिया। डिक्रिप्ट का क्या मतलब होता है, तिजोरी से उसको मैंने खोल दिया, बाहर निकाल दिया। बाकी ये सिंटैक्स देखते हो, सिमेंटिक्स मैनेजमेंट, ये डेटा जैसे पहुंच रहा है कि सही लिखा है गलत लिखा है। डेटा ट्रांसफर कैसे करेगा, जैसे अब मैंने इट कन्वर्ट्स डेटा फ्रॉम एप्लीकेशन डेटा इनटू नेटवर्क सुटेबल फॉर्मेट एंड ट्रांसलेट इट बैक फॉर द रिसीविंग एप्लीकेशन। मैंने डेटा भेजा, उसको ये ऐसे इनक्रिप्ट कर देगा, उसको डेटा को ट्रांसलेट कर देगा कि नेटवर्क में उसको हम भेज सकें बिट्स में, लगा पता। इसके एग्जांपल है एस्काई मॉडल और ईबीसी डीआईसी। इसके बारे में देखना। डेटा ट्रांसलेशन, जो डेटा मैं भेज रहा हूँ उसको, या तो ईबीसीडी, इसका फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड, और एसकाई की जो है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज।
इसमें कन्वर्ट करेगा, ट्रांसलेट करेगा, डेटा को कंप्रेस करेगा। इससे क्या होगा, डेटा का जो साइज है वो कम हो जाएगा, और साइज कम हो गया तो भेजने में आसानी होगी। ठीक है। हाँ, ये एसकाई, और अगर ईबीसी नहीं समझ आया तो इसको कोई बात नहीं, आप थोड़ा यूट्यूब में देख लेना, अगर नहीं होगा तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है। डेटा इनक्रिप्शन इसको या तो इनक्रिप्ट करेगा अगर वो भेज रहा है, और डिक्रिप्ट करेगा अगर वो उसको मिल रहा है डेटा। ठीक है। सिंटेक्स देखेगा कि जो डेटा है वो कहीं उसका जो जैसे भेजा था ऐसे पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है। और इंट्रो भेजे डिफरेंट डेटा फॉर्मेट, कि डेटा का फॉर्मेट तो नहीं बदला दो डिवाइस में। अगला आता है एप्लीकेशन लेयर। ये एक लास्ट लेयर है जो टेक केयर करती है ऑफ नेटवर्क कम्युनिकेशन की। जो इंटरफेस आ गया उसको मान सकते हैं कि ये वही है एप्लीकेशन लेयर। ये हमें कैसे सर्विस देते थे, फाइल ट्रांसमिशन, मेल सर्विसेज, बहुत कुछ। ठीक है। जैसे मैंने एक सर्वर को बोला कि यार अपना डेटा दिखा, रिक्वेस्ट भेजी मैंने, और सर्वर ने मेरे को अपना डेटा भेजा। तो मैं कहाँ से, ये मैंने चीज़ कहाँ से की, मैंने एप्लीकेशन लेयर में था मैं तो, है ना। मैंने क्लिक किया उसमें, जैसे मैं आपसे अभी बात करूँ तो ये एप्लीकेशन लेयर है जो पीपीटी दिखा रहा हूँ, है ना। तो ये मैंने एप्लीकेशन लेयर में सर्वर को रिक्वेस्ट की, और सर्वर ने जो अपना डेटा भेजा तो मेरे को दिख कहाँ पे दिख रहा है, एप्लीकेशन लेयर में दिख रहा है ना। ठीक है। जैसे ये आप एग्जाम्पल से देख सकते हो, जैसे क्रोम हो गया, या फिर मैं कुछ वेब सर्फिंग कर रहा हूँ, ईमेल भेज रहा हूँ, या फाइल ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो ये इस पे हो रहा है, एप्लीकेशन लेयर पे हो रहा है। जैसे कुछ फेमस प्रोटोकॉल्स है, HTTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP और DNS। और थोड़ा देख लीजिए क्या क्या है। HTTP फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये जो है www डॉट हम लिखते हैं ना वेबसाइट के आगे, इसकी फाउंडेशन है, इसके ऊपर ही जो www वर्ल्ड वाइड वेब वो बना हुआ है। ये क्लाइंट सर्वर मॉडल पे काम करता है, मतलब एक क्लाइंट होगा जैसे मैं हूँ, और सर्वर जो वेबसाइट में मैंने जाना है ना। तो ये है क्लाइंट सर्वर मॉडल। दिस प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग हाइपरमीडिया डॉक्यूमेंट, और जो HTML भेजने का काम है। दिस प्रोटोकॉल वाज डिजाइन पर्टिकुलरली फॉर द कम्युनिकेशन। HTML क्या है, दरअसल एक स्ट्रक्चर है जो हमें, जो मेरे को वेबसाइट में दिखता है ना, वो स्ट्रक्चर है, एक लैंग्वेज है जिससे हम वेबसाइट बनाते हैं। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, है ना, सुना है कभी। हाँ, तो उसके मदद से बनता है। HTTP is a stateless protocol, network protocol in which client send request to server and server responds back at the given state, which means the server is not responsible for maintaining a previous client request. बाकी देखें नहीं, थोड़ा लिखा है। DNS का फुल फॉर्म क्या, डोमेन नेम सिस्टम, इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है, द DNS सर्विस ट्रांसलेट द डोमेन नेम इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग IP एड्रेस। अब हर जो वेबसाइट है, जैसे यूट्यूब हो गया या फेसबुक हो गया, उनको एक IP एड्रेस एलोकेट होती है ना। पर अब मैंने जाना है किसी वेबसाइट में, तो मैं उसका IP एड्रेस को ना याद रखूंगा। मेरे को बस उसका नाम याद रखना है, और जो क्रोम या फिर फायरफॉक्स वगैरह जैसे वेब ब्राउजर है वो मेरे को सीधा पहुंचा देंगे कहाँ पे, उसके IP एड्रेस पे। तो क्रोम और जो वेब फायरफॉक्स है वो किसकी हेल्प लेते हैं, DNS की। ये सर्वर होते हैं इनके, DNS सर्वर बोलते हैं उनको। वो वहां पे जाएंगे और देखेंगे कि यार इसने जो नाम लिखा है youtube.com, इसके इसके नाम पे कौन सा एड्रेस अवेलेबल है, लगा पता। अब जैसे मैं आपके, मान लो मैं आपके मोहल्ले में आ गया, है ना। मैंने बोला यार ये आप सारिफ को जानते हो कोई सी, तो आपके जो मोहल्ले में लोग होंगे, है ना, वो जानते होंगे हाँ हाँ उसका घर ये है, आप यहाँ से जाओ यहाँ से जाओ। पर मान लो मैं आगरा में हूँ, है ना, आगरा में पूछूं मैं किसी बंदे को, यार आप किसी सारिफ को जानते हो, जानता होगा आपको, नहीं, है ना। तो अगर अब मैं आगरा में हूँ, आगरा में मैंने, आपका मुझे एड्रेस पता है घर का, कोई नंबर होगा, हाउस नंबर होगा, गली का मोहल्ला होगा, है ना, आपके जिला का नाम होगा, आपके राज्य का नाम होगा, आपका पिन कोड होगा। अगर मैं किसी आगरा के बंदे को दिखाऊं, यार मुझे इस एड्रेस पे जाना है, तो मेरे को भेज सकता है ना वहां पे। तो यही काम करता है DNS, लगा पता। ज्यादा टेलनेट का प्रोटोकॉल।
जैसे कि फुल फॉर्म है टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क। ये भी एक प्रोटोकॉल है जिससे हम फाइल्स को इंटरनेट के थ्रू भेजते हैं। इसमें भी क्लाइंट्स और सर्वर होते हैं, और बेसिक जो हम यूज करते हैं उसी का ही तो बना है, पुराना ही। ये DHCP, ये इम्पोर्टेंट है बहुत, इसका एक क्लास हो गया अलग से। ये फॉर्म है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। अब ये क्या करता है, ये जो आईपी आई ना, आईपी वेबसाइट के ऊपर, ये इसकी मदद से ये एलोकेट करता है DHCP। ये सर्वर होते हैं हर, जो जैसे जियो एयरटेल के पास अपने अपने DHCP सर्वर होते हैं, जो हर डिवाइस को आईपी एड्रेस एलोकेट करते हैं। लगा पता? ये इसकी क्लास होगी, तब समझाऊंगा और अच्छे। फिर अगला कुछ और प्रोटोकॉल्स आगे, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो हमें डिफरेंट फाइल्स, जैसे मैंने PDF हो गई, PPT हो गई, वो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में भेज सकता हूँ। इट प्रमोट शेयरिंग फाइल्स वाया रिमोट कंप्यूटर विद रिलायबल एफिशिएंट डेटा ट्रांसफर। जैसे मैंने आपको PPT भेजनी है, PDF भेजनी है, कोई फोटो भेजनी है, तो इस प्रोटोकॉल को फॉलो करके मेरा डेटा जाएगा आपके पास। अगर पता SMTP, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसकी फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। गूगल वगैरह यूज करते हैं क्यों? ईमेल भेजने के लिए। इसका बस ये काम है, ये ईमेल भेजने के लिए SMTP बनाया गया था। तो आज के लिए इतना काफी है।